तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं मशहूर एडवोकेट अंजारुल हक सहारा साहब। इंसाफ और शिक्षा के प्रतीक। इंसाफ इन्होंने वकालत के ज़रिए भी की है, इंसाफ दिलाने की कोशिश वकालत के ज़रिए भी की है, और अपने संगठन वतन विकास संगठन जिसके ये प्रमुख हैं उसके ज़रिए भी इन्होंने सोशल वेलफेयर का बहुत सारा काम किया है। आइए तेवर न्यूज़ में इनसे हम कुछ सवालात करते हैं। सर, तेवर न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। सबसे पहला सवाल ये है कि आप शिक्षा को कितना महत्व देते हैं जीवन में? शिक्षा ही को महत्व देना चाहिए सभी लोगों को। अब हमारी कम्युनिटी में शिक्षा को एक दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में बांट दिया गया है, जिसकी वजह से जो दीनी तालीम हासिल करते हैं उनसे दुनिया दूर हो जाती है, जो दुनियावी तालीम हासिल करते हैं उनसे दीन दूर हो जाता है। इसको एक कंबाइंड करके दीनी और दुनियावी तालीम दोनों को साथ साथ चलाने की सख्त ज़रूरत है। और शिक्षा तो सबसे बेसिक प्रायोरिटी की चीज़ है, इसलिए कि शिक्षित आदमी अगर नहीं है तो फिर इसकी कोई गिनती नहीं है, तो जानवर के बराबर हो जाता है। इसलिए शिक्षा के लिए तो पूरी कोशिश सब लोगों को मिल के करनी चाहिए, समाज के लोगों को करना चाहिए। ख़ास कर ये जिम्मेदारी जो अभी समाज में पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बनती है कि वो अपने कौम के जाहिल लोगों को, अपने समाज के जाहिल लोगों को शिक्षित करें, शिक्षा का माहौल पैदा करें। अभी पिछले दिनों आपने बिहार टेक्निकल कॉलेज का इफ्तिताह किया था, उद्घाटन किया था, उसके पीछे क्या मकसद है आपका? उसके पीछे भी ये मकसद है कि जनरल एजुकेशन तो किसी तरह से हो रहा है। जो लोग इच्छुक हैं उनको जनरल एजुकेशन हो जाता है, लोग सिंपल तरीके से मैट्रिक इंटर करते हैं और फिर छोटे मोटे कामों में लग जाते हैं। अभी पटना में बहाली हो रही है प्यून की, उसमें करीब 50 इंजीनियर हैं जिन्होंने दरख्वास्त दिया है कि हमको भी प्यून बहाल कर दिया जाए। तो शिक्षा चाहे जो हो जाए, एमए लोग हैं, बीए पास लोग हैं, पीएचडी भी किए हुए हैं, उन लोग भी दरख्वास्त दिए हुए हैं कि हमको प्यून बहाल कर दिया जाए। तो ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा है कि जब कोई एमए करके पीएचडी करके इंजीनियर बन करके या प्यून में बहाली के लिए दौड़ लगा रहा हो। तो शिक्षा को, टेक्निकल शिक्षा को हम ये चाहते हैं कि उसकी तकनीक भी लोगों को आवे। कोई आदमी अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रहा है, टेक्निकल साइड में किसी भी इंजीनियरिंग में कुछ आदमी काम कर रहा हो या पढ़ाई कर रहा हो, तो उसको कंसर्न फील्ड की जानकारी हो। हमने जो ये टेक्निकल कॉलेज खोला है उसका मकसद सिर्फ लोगों को डिग्री बांटना नहीं है ताकि डिग्री बांट दें और नौकरी के लिए दौड़ते रहें। हम ये चाहते हैं कि उनको तालीम के साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी दी जाए ताकि वो खुद कफील हों इस बात के लिए कि वो अपनी फैक्ट्री खोलें, अपनी कंपनी खोलें, खुद मालिक बने और बाकी लोगों को भी रोज़गार दें। तो बाकी लोगों को भी रोज़गार मिले, ये हम पैदा करना चाहते हैं। इस तरह की तालीम के लिए हमने ये खोला है, इस तरह का माहौल हम पैदा करना चाहते हैं। उसके लिए भी अभी हम कुछ लोगों से कांटेक्ट में हैं कि लॉग टेक्नोलॉजी, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किसी को डिग्री आपने दे दिया, उसको कुछ बनाने नहीं आता है, तो वैसी इंजीनियरिंग का क्या फ़ायदा है। हम ये चाहते हैं कि जिस फील्ड की भी हम पढ़ाई करावें उसमें उनको उस फील्ड का एक्सपर्ट बना दें ताकि वो ख़ुद भी अपने घर जा कर के, अपने इलाके में जा कर के उस काम को कर सकें। तो तालीम के साथ साथ तकनीकी तालीम के साथ साथ तकनीकी शिक्षा, तकनीकी एक्सपर्टनेस उनको आना चाहिए। इसी बात के लिए हमने ये कायम किया है। अच्छा, आपका जो एक संगठन है वतन विकास संगठन, उसके ज़रिए सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, तो कौन कौन से काम तरजीही बुनियाद पर कर रहे हैं? देखिए, वतन विकास ऑर्गेनाइजेशन दरअसल एक एनजीओ वैसी नहीं है कि लोग सरकार से काम कोई स्कीम लेकर कोई फंड लें या कोई स्कीम लें उस पे समाज का कोई काम करें। ये हमारा पर्पस वो नहीं है, बल्कि हमारा पर्पस ये है कि लोगों में जो उदासीनता है, लोगों में जो निराशा है, लोगों में जो अपने अधिकार को नहीं पहचानने की एक आदत सी बन गई है, उसको एक्टिवेट किया जाए। ताकि होता यह है कि जो भी लोग अगर ग़ुलामी में रहने की आदी बन जाते हैं तो फिर उनको अपनी ताकत का एहसास नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग, हमारी कौम के लोग
उनको ये समझ में आवे कि उनको अच्छा करना चाहिए, उनका भी अधिकार इस देश पर है, उनका भी कुछ रोल है यहाँ के सिस्टम में, और उनको भी उस हिसाब से सोच के आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, किसी एक आदमी को हमने अपने घर में नौकरी दे दिया तो एक आदमी को नौकरी दे दिया, लेकिन हमने अगर 1000 आदमी को इस बात के लिए एक्टिवेट कर दिया कि भाई नौकरी पाना आपका अधिकार है, आप उस लायक बनिए और नौकरी पाइए, तो ये बड़ा काम हुआ। तो उस तरह का हम यहाँ काम कर रहे हैं। अब जैसे हमने वतन विकास स्कूल के नाम से हर जगह स्कूल खोलने का प्रोविज़न रखा है, कई जगह खुला भी है। उसमें हम करते ये हैं कि जो लड़के 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां में खुद से कहीं पढ़ रहे हैं, उनको हम इस तरह से अपने स्कूल में बुला करके उनको गाइड करते हैं, उनको ट्यूशन पढ़ाते हैं, ताकि वो बिल्कुल काबिलियत के साथ मैट्रिक पास कर सकें। और हमारा ये यकीन है कि अगर किसी लड़के ने मेरिट के साथ मैट्रिक या इंटर पास किया है या ग्रेजुएशन पास किया है, तो वो कभी बैक होकर के प्यून की नौकरी के लिए नहीं आवेगा, वो छोटा मोटे काम में नहीं लगेगा। तो मेरिट का पैदा करना एक बहुत ज़रूरी काम है, जो काम हम कर रहे हैं। सरकार सिर्फ डिग्री देती है, मेरिट हम देते हैं, इसी लाइन पर ये कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल राजनीति से भी हो जाए कि बिहार सरकार ने कहा है कि वो मुअज्जिन को और मस्जिद के इमाम को तनख्वाह देगी, तो इतने बड़े राज्य में क्या ये संभव है? संभव हो भी तो ये तो मेरी समझ से सरकार की एक नौटंकी है, इसलिए कि सरकार ये कहेगी कि देखिए हम तो चाहा मौलवियों को या जो इमाम साहब हैं या जो मुअज्जिन साहब हैं उनको कुछ वजीफ़ा मिले, उनको हर महीने पैसा कुछ मिले। ये सरकार का बस एक प्यासे से ओस चटवाने के बराबर की बात है। सरकार कर भी अगर देगी, कोई सर्कुलर भी आ जाएगा तो हाई कोर्ट उसको रोक देगी कि धार्मिक आधार पर उसको नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट रोक देगी। अभी जो बीजेपी सरकार है उसमें तो आप देखते हैं कि जो मदरसा चल रहा है मंजूर शुदा, उसको उत्तर प्रदेश में और आसाम में उसको ये वहाँ की सरकार बंद करा रही है। यहाँ की भी पोजीशन वही होने वाली है, इसलिए ये सब खामखा की बात है। मुस्लिम समाज जो सरकार से नाराज़ है उसको अपनी तरफ करने के लिए, उसकी हमदर्दी के लिए ये सब काम किया जा रहा है, जबकि इस काम को कर भी दिया जाए तब भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए कोई मुमकिन नहीं है और नहीं होना है, लेकिन अपना एक बात है। उसी तरह से देखिए, हम नीतीश कुमार को पिछले कई सालों से हमारा संगठन उनको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आपने यहाँ के जो बहुसंख्यक समाज है उनके फॉरवर्ड जात के बहुत सारी उपजातियों को, जो 1 नंबर ब्राह्मण थे जैसे सन्यासी, गोस्वामी, गरई, तो इन तमाम को 15-16 ब्राह्मण की उपजातियों को उन्होंने फॉरवर्ड से, जबकि वो लोग एडमिटेडली फॉरवर्ड थे, तो फॉरवर्ड से बैकवर्ड में किया और बैकवर्ड से अत्यंत बैकवर्ड में किया। तो उनके लिए सारा विकास का सारा रास्ता खोल दिया। ये काम उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए नहीं किया, जबकि मुस्लिम समाज के फॉरवर्ड को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने और दूसरे सरकारों ने इस समाज के शेख और खान जाति को उन लोगों ने आज से 5-7 साल 10 साल पहले ही फॉरवर्ड से बैकवर्ड में किया और बैकवर्ड से अत्यंत बैकवर्ड में कर दिया, तब न विकास का रास्ता खुलेगा। अब नीतीश जी मौलवियों को पैसा देते हैं, हम मुल्लाओं को, इमाम साहब को, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो वर्गीकरण मुसलमानों का कर दें वो तो न फ़ायदे की बात है। और दूसरी बात यह है कि जो गरीब मुसलमान ज़ात के लोग हैं उनको इन्होंने अभी तक एनेक्स्टर 1 में करके रखा है, अत्यंत पिछड़ा में किया है, जबकि उसी बराबर के जो गरीब बहुसंख्यक समाज के हैं उनको ये इन्होंने SC ST में ऑलरेडी थे ही, उससे भी ज़्यादा करके उन्होंने एक महादलित वर्ग कायम कर दिया बिहार सरकार के खजाने से, उसको सारी रिलीफ दे रहे हैं। तो मुस्लिम गरीब तो टकटकी लगा के देख रहा है कि साहब हमारे बगल में जो था पन्नी घेर के उसका पक्का का मकान बन गया और हमारी पन्नी भी फटी जा रही है, हमको कुछ नहीं मिलता है सरकार से सहूलत। तो नीतीश कुमार, जिसे हम ये कहेंगे कि जो व्यवहार आपने या जो विकास का काम आपने बहुसंख्यक समाज के हर वर्ग के लिए किया है वो आप मुस्लिम समाज के लोगों के लिए भी कर दें, तो आपको
लोग वेलकम करेंगे और फिर आप उनको हर तरह से सहयोग मिलेगा। अच्छा, अभी मदरसे की बात आपने कही और इमाम की बात कही। अच्छा, मदरसे में जो तालीम शिक्षा दी जा रही है, क्या उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत महसूस करते हैं? अपग्रेड तो होते ही रहना चाहिए। चेंज इज़ द नेचर। उसमें अभी का जो सिस्टम है, जो पढ़ाई का तौर तरीका बनता जा रहा है, उसके तहत तो हर हालत में अपग्रेड होना चाहिए। मौलवियों को भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, ताकि वो दूसरे स्कूल से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनके मुकाबले में वो अपने को इन्फीरियर नहीं समझें। हम लोगों के साथ हमारी कम्युनिटी में प्रॉब्लम यह है कि वो दीन की तालीम को दुनिया से बिल्कुल अलग करके अभी तक रखा गया है। तो दुनिया से अलग करके रखा गया है तो उसमें दिक्कत होती है। उसमें जो लोग मदरसे से पढ़ के निकलते हैं वो लोग सिर्फ मस्जिद में इमाम हो जाते हैं या जनाजे की नमाज़ पढ़ाते हैं, लोगों के घर जा के फातिहा पढ़ते हैं। इसके अलावा तो किसी काम के लोग रहते नहीं हैं वो लोग। अल्टीमेट काम यही होता जा रहा है कि सब के सब लोग एक दूसरे से चंदा मांगते हैं। इसके अलावा तो कोई काम मदरसे के जो फारिग लड़के हैं वो दूसरा कोई काम तो करते नहीं हैं। अब बिहार सरकार में उस आधार पर कुछ नौकरी हो जाती है तो वो तो ज़ाती तौर पर उनकी बात हुई, जिनको कुछ नौकरी हो गई, लेकिन मजमूई तौर पर उसे कौम का कोई भला नहीं हो रहा है। इसलिए दीन दुनिया की तालीम को इकट्ठा करके और मदरसे में अगर पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर बात होगी और इससे समाज का विकास होगा। मदरसे में तकनीकी तालीम भी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तकनीकी तालीम अगर नहीं है तो फिर आप किसी कर्म के नहीं हैं। अब हमको अभी एक इंटरव्यू याद है, हम अभी कुछ दिन पहले का है, दारुल उलूम देवबंद के जो सदर मुदर्रिस हैं, जो वहाँ के वाइस चांसलर जिनको आप कहिए, उनसे किसी प्रेस वाले ने पूछा कि सर 13,000 लड़के, उन्होंने बताया था कि 13,000 लड़के हमारे यहाँ पढ़ते हैं, ये लड़के पढ़ के जब निकलेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो ये क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह के हवाले जाएंगे, फील्ड में अपने अपने गांव में जाएंगे, वहाँ मदरसा खोलेंगे, वहाँ नमाज़ पढ़ावेंगे, वहाँ जनाजा पढ़ावेंगे, वहाँ फातिहा करेंगे। यही उन्होंने काम बताया। दारुल उलूम देवबंद के जो सदर मुदर्रिस हैं उन्होंने ये काम बताया। तो इतने ही में वो सीन हमको याद है कि टीवी पर दिखाया जा रहा था कि वो वहाँ अजान हो रही थी असर की, तो उसमें बीच में ही आवाज़ आनी बंद हो गई। तो प्रेस वाले ने पूछा कि आगे बंद काहे हो गई, क्यों फिर दोबारा चालू नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो लाउड स्पीकर मरम्मत करना हमारा काम नहीं है, उसके लिए शहर से देवबंद से कोई रमेश नाम का एक कारीगर है, वो आवेगा तो ठीक करेगा। तो ये बात तो पढ़े लिखे मुसलमानों को समझ में नहीं आती है कि लाउड स्पीकर से अजान आप देते हैं, लेकिन उसको ठीक करने को आप कहते हैं कि हमारा काम नहीं है। तो तकनीकी तालीम तो होनी ही चाहिए, चाहे वो छोटी तकनीकी तालीम ही हो, लेकिन वो हर हालत में होना चाहिए। अब बगैर इसके तालीम का कोई मतलब नहीं है आज के डेट में। अभी आपने सुना अंजारुल हक सहारा, मशहूर वकील, हाईकोर्ट पटना, कितने विस्तार से इन्होंने मुस्लिम समाज और विकास, मदरसा, सरकार की नीति और रिजर्वेशन पर खुलकर बात की। तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू।